Hello students, welcome to RN Classes YouTube channel. In this video, we are going to discuss CBSE Mathematics Board Paper of Class Plus 2 with Series 65/5 Set 1. So without wasting any time, let's start with the very first question, that is, दो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, तो मैं क्वेश्चन ज्यादा रीड नहीं करूंगा। तो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो दिस इज 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आपसे पूछा क्या हुआ है, ए क्यूब। तो 5 टाइम्स आइडेंटिटी का क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा 125 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आंसर मैचेस विद ऑप्शन बी। इन फैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं टू नो दी आंसर ओनली, तो मैं हर क्वेश्चन का आपको सबसे पहले आंसर बताऊंगा और फिर उसको डिस्कस करता हुआ चलता जाऊंगा। तो नाउ लेट्स पास ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पता है, दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आंसर आता है इसका ऑप्शन डी। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 प्लस 1 यू गेट 2 माइनस कॉमन लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड यूजिंग द रिजल्ट इन दोनों कंडीशन का यूज करते हुए वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ही आप यहां वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। नाउ लेट्स पास ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, देन कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप ध्यान दो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है दैट इज 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। और ऑप्शंस में आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा हुआ है। अगेन मैं आपको सबसे पहले आंसर डिक्टेट कर देता हूं। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं, तो प्रोडक्ट की बात हुई है, प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्डर पे। तो अगर आप ध्यान दो ए इंटू बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है, तो ए बी का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2, तो ए बी प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अगर हम बात करें बी इंटू ए की, तो उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इधर आएगा 2 क्रॉस 3, तो इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम है, तो ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3। तो इट मींस ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। नाउ लेट्स पास टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर टर्न्स आउट टू बी प्लस माइनस 7। डिटर्मिनेंट आपको इवैल्यूएट करना आता है, जैसे ही आप इवैल्यूएट करोगे एक्स में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करते यू विल गेट दी आंसर। नाउ पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन सी। अब अगर आप यहां पे ध्यान दो, आपको दिया क्या हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इट मींस लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 आ जाएगी आपके पास 1। तो 1 इंटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। नाउ लेट्स पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, डायगोनल एंट्रीज आपको दी हुई है A11, A22, A33। तो आपसे पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे ही आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे तो उसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो जाएगा। वैसे भी आपको डायरेक्टली बताऊं, तीनों एंट्रीज का प्रोडक्ट निकाल दो तो यू विल गेट द आंसर दैट टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन बी। नाउ पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में हो तो प्री बोर्ड में ऑलरेडी कवर्ड था। हाँ जी, कहता प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन डी। अब आंसर निकालना कैसे है, अगर आप दो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई में। अगर 0 से पाई में वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आपको एंगल लिखना था,
पाई माइनस और 1/√3 वैल्यू कहां मिलेगी 60 डिग्री पे, विच इज π/3. तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 2π/3. पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. कहता दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 + x -1 सेकेंड रो में आ गया -2 3 मस्ट बी इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन C. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. फंक्शन f of x दिया हुआ है zint of x. ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि हमने स्निप करके क्वेश्चंस की पीपीटी बनाई हुई है, बट क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप लोगों के पास है, नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन में इट्स ऑलरेडी गिवन. तो ध्यान देना, फंक्शन ऑफ x है zint of x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज. अगर आप ध्यान दो, चारों ऑप्शंस में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात करी हुई है. बहुत ही आसान है. जिंट फंक्शन का ग्राफ अगर आपके माइंड में है तो इट्स वेरी वेरी क्लियर. जिंट फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है हर इंटेग्रल पॉइंट पे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस. आंसर टर्न्स आउट टू बी f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल. दो f इज नीदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2. तो आंसर इज ऑप्शन B. Now passing on to the next question, that is question number 10. तो कहता the slope of the curve y equals to this is maximum at. तो आंसर मैं फिर आपको डिक्टेट कर देता हूं. इसका आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन A. अब स्लोप ऑफ दिस गिवन कर्व मैक्सिमम एट कहां पे होगी, लेट्स सी. तो स्लोप ऑफ कर्व के लिए सबसे पहले वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा -3x² + 6x + 8. एंड इनफैक्ट इसी ही हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू इनफैक्ट निकालने के लिए हमें इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके प्रोसीड करना पड़ेगा. बट अगर आप ध्यान दो, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर मैं यहां से -3 कॉमन ले लूं तो आई विल गेट x² - 2x एंड कांस्टेंट एज इट इज छोड़ देते हैं. तो जैसे ही आप यहां से स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो -3 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारे पास -1 + 8. तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया -3 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये +3 + 8 आ गया, साथ में +11. तो क्लियरली नजर आ रहा है इसकी जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट होगा जहां पे ये क्वांटिटी हो जाए, दैट इज एट x = 1. और x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है. ध्यान रहे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से. सो आंसर मैचेस विद ऑप्शन A. लेट्स पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin x dx इज इक्वल्स टू. आंसर इसका आएगा आपके पास ऑप्शन B. अब इसको इवैल्यूएट कैसे करना था, लेट्स सी. इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin x. तो मैं एक काम करता हूं, हाफ द एंगल रिजल्ट अप्लाई कर देता हूं. तो sin x का हाफ द एंगल आ गया जी 2 sin x/2 into cos x/2. And in fact this one can be written as cos square x/2 plus sin square x/2. And finally this will become cos x/2 plus sin x/2 का whole square. And this will turns out to be cos x/2 plus sin x/2. अब इसको आप जैसे ही इंटीग्रेट करोगे you will get answer as option B. Now let's pass on to the next question number 12. इंटीग्रेशन, in fact this is a question of definite integration. कहता है इंटीग्रेट करना है किसको, cos x into e power sin x from 0 से π/2. Let's see. ये तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो ऑरली भी हो जाएगा, और आप sin x को पुट करोगे t तो उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है, तो ये बन गया e पावर t. e पावर t को आप इंटीग्रेट कर लो, बट ध्यान से sin x को t पुट करोगे तो e पावर t तो बना, बट लिमिट्स भी t की आएंगी. तो अगर x 0 है तो sin 0 विल बी 0, अगर x π/2 है तो sin x विल बी sin of π/2 विल बी 1. तो t की वैल्यू आ जाएगी.
तो ई पार टी लिमिट्स डालोगे फ्रॉम 0 to 1, यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से इसका आंसर आता है 16/3 विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू दिस x एक्सिस x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले अगर आप ध्यान दो यहां आ गया mod x, वी विल रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन करोगे you will get for x greater than equal to 0, mod opens with positive sign, we will get x square, and when x is less than 0, mod opens with negative sign, we will get minus x square। ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो for x greater than equal to 0, we need graph of y equal to x square, and for x less than 0, we need graph of y equal to minus x square, which is parabola opening downward, but क्योंकि minus x square के लिए चाहिए, we will need this part only, and x axis को भी इन्वॉल्व करना है, x equal to 2 line, say this is line x equals to 2 and x equals to -2 also। हाँ जी, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व between x equal to -2 and x equals to 2 involving x axis means we need this area। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा नजर आता है, these two are symmetric areas, तो we will find the area in the first quadrant, vertical strip कंसीडर करेंगे और width आ जाएगी इसकी dx, लेंथ आ गई इसकी आप कंसीडर कर लो से y, तो twice integration of area of this strip turns out to be y dx and integrate करना है from x equal to 0 to x equal to 2। y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी विल कंसीडर दिस पार्ट एंड फ्रॉम हियर y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन बी। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए dy by dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई विल गेट e पावर -2 रूट x बाई रूट x माइनस y बाई रूट x इक्वल्स टू dy by dx। नाउ दिस विल बी ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू dy by dx इक्वल्स टू py एंड साथ में आ गया जी q, where q is function in terms of x और y के साथ जो आपके पास p है that is also a function in terms of x। क्लियर? तो मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy by dx प्लस 1 by root x into y is equals to e पावर -2 root x by root x। तो dy by dx प्लस py, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, that turns out to be e raised to power integration of 1 by root x dx। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे you will get the final answer as option C। Now passing on to the next question which is question number 15। ध्यान से, that is sum of the order and degree of the differential equation is very easiest question। सीधा सीधा नजर आता है, इसकी जो डिग्री है that is 2 and order है 1, तो सम पूछा है तो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब कैसे आया लेट्स सी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कहता ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3x plus 2y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर दिस। पहली इनइक्वालिटी है x plus 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आ गई आपके पास ये। नाइस पॉइंट कंसीडर करा 0,0, जैसे हम पुट करेंगे 0 0 तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। तो इट मींस इस लाइन के नीचे वाला पार्ट हमें चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इनइक्वालिटी अगर पिक करता हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन जो बनेगी वो आपको ऑलरेडी दी हुई है दिस वन। अब फिर नाइस पॉइंट पिक करा 0,0, x 0 डाला y 0 डाला, 0 लेस देन इक्वल टू 15 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के भी नीचे वाला पार्ट।
तो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ फिजिबल रीजन, एंड इनफैक्ट एक्स एंड वाई दे बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है आपको, तो ये आ गया फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन OECA which matches with option B. Now let's pass on to the next. क्वेश्चन नंबर 17 में कहता A वेक्टर B पोजीशन वेक्टर whose tip is the point. पॉइंट की टिप दी हुई है, मतलब टिप दी हुई है आपको. If AB vector is equal to A vector where coordinates of A are this, then the coordinates of B are. Let's see. We know how to write AB vector. That is position vector of point B minus position vector of point A, which is further equals to, क्योंकि AB वेक्टर आपको दिया हुआ है A वेक्टर के बराबर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B निकालना है हमारे को. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B will be equals to A वेक्टर, which I can easily write क्योंकि इसकी टिप दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, तो A वेक्टर turns out to be 2i cap minus 3j cap प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और क्योंकि A के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे को गिवन है तो वी कैन राइट इट्स पोजीशन वेक्टर minus 4i cap प्लस 5j cap. जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ B एज -2i cap प्लस 2j cap एंड कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, सो आंसर मैचेस विद ऑप्शन C. नाउ पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. The respective value of magnitude of vector A and magnitude of vector B where this condition is given and magnitude of A भी आपको दिया हुआ है 3 times magnitude of B, मतलब उनमें दोनों में रिलेशन गिवन है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C. अब आता कैसे है, लेट्स सी. यूजिंग दिस कंडीशन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, दैट इज 512. मैग्नीट्यूड ऑफ A आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करा ये आ गया 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर 512. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट ऑप्शन C एज द आंसर. नाउ पासिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19, and in fact 19 and 20 they both are assertion reason type questions. ऑप्शंस आपके सामने हैं. तो पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, assertion कहता है the shaded portion of the graph represents the feasible region for the given linear programming problem LPP. Minimum value of the objective function. We have to minimize the objective function. In fact, subject to constraints they are already given. साथ में देता है Z has minimum value 380 at B point. रीजन स्टेटमेंट क्या है, द रीजन रिप्रेजेंट्स दिस लेस देन 380 डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन. अब प्रोसीड कैसे करें, देखो फिजिबल रीजन तो उसने दे दिया, आपके पास ये आ गया, ये सारा फिजिबल रीजन है. क्लियर. अगर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करती भी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो वो एग्जिस्ट करेगी एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स. तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन वर्क करा हुआ है. लेट्स सी. इनफैक्ट कैलकुलेट कर भी लेते हैं यहाँ पे. तो A पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0,8 पे. Z टर्न्स आउट टू बी, x 0 डाला, y को 8 रखा, तो Z की वैल्यू आ गई 560. इनफैक्ट B पॉइंट 2,4 है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू x को 2 डाला, 100 और y को 4 रखा, तो ये बन गया 280 प्लस 100, ये बन गया जी आपके पास 380. इनफैक्ट C पॉइंट आ गया 10,0. ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 10,0 पे लेट्स सी 500. तो मिनिमम वैल्यू तीनों में से ली मेरे को B पे. इसका मतलब इसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, 2,4 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमारे को. बट एक चीज का खास ध्यान रखना, ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, यू हैव टू बी केयरफुल. तो इट मींस वी हैव टू फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 50x प्लस 70y की वैल्यू लेस देन 380 तो नहीं है. वी हैव टू बी केयरफुल. तो उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करें, रीजन आर स्टेटमेंट में क्या कहता,
the region representing this does not have any point common with the feasible region. And बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसीडर करोगे, you will get this dotted line जो ऑलरेडी बनाई हुई, और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, और इस शेडेड रीजन का फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है. इट मींस रीजन आर बिल्कुल ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. और क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट मींस मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली बी पे ही मिलेगी, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 380. तो इट मींस आपके पास असर्शन ए स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड इन फैक्ट reason is the correct explanation of assertion A. That's why its answer is A. Now passing on to 20th question. Again assertion reason type. Assertion A कहता A सेट आपको दिया हुआ है -1 से 1 तक, and function है from A to A be defined as f of x equal to x square. Such a nice function it is. तो आप इसका ग्राफ बना लो. Let's see. जैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ विल बी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. बट हमें चाहिए -1 से 1 के बीच में. हाँ जी, अब अगर ये ग्राफ बना क्लियरली नजर आता है, अगर आप इसकी रेंज ऑब्जर्व करो तो -1 पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1, और 1 पे भी वैल्यू आपको मिलेगी 1. क्लियर? तो इसकी रेंज आ गई आपके पास 0 से 1. और अगर आप ध्यान दो कोडोमेन तो सेट ए है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इट मींस फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इट मींस असर्शन ए इज ट्रू. आगे बढ़े, रीजन आर पे देखें. इफ y इज नॉट इक्वल टू इफ y इक्वल्स टू -1, हाँ डेफिनेटली ए में तो प्रेजेंट है. इनफैक्ट सेट मैंने यहां कर दिया, सेट ए तो ये था, बिल्कुल ठीक है, -1 इसमें प्रेजेंट है. कहता देन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1. बात ठीक है, वी विल रिप्लेस f ऑफ x बाय y. अगर मैं y को -1 डालता हूं तो x टर्न आउट टू बी प्लस माइनस रूट ऑफ -1. रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से, और वो सेट ए में तो नहीं है. बात बिल्कुल ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एंड इनफैक्ट अब हमें फर्दर एक और चीज चेक कर रहे हैं, क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अगर आप ध्यान दो तो नॉट ऑन टू के लिए मेरे को एक काउंटर एग्जांपल ही तो चाहिए, और वो काउंटर एग्जांपल इसने दे दी. कहता ये सेट ए है, ये सेट ए है, फ्रॉम फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए, और कोडोमेन में उसने एक एलिमेंट ऐसा शो कर दिया -1, y इक्वल टू -1, जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. That's why this reason is also correct explanation. So answer to this is also A. Now passing on to section B, which comprises of 2 marks questions. 2 marker questions आते हैं. Next question number 21 पे चलते हैं. आंसर डिक्टेट कर देता है -√5 से लेके -√3 और √3 से लेके √5 तक. This will be the domain of the given function. Now the question is how to find its domain. देखो फंक्शन f of x दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. डोमेन का मतलब वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो. वी नो दैट cos इनवर्स की जो इनपुट होती है वो -1 से 1 तक वेरी करती है. बस जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को हैंडल करोगे यू विल गेट दीज वैल्यूज ऑफ x. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. स्टेटमेंट आपके सामने कहता है सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून spherical when air is blown into it, surface area increases at this rate. When radius of the balloon is this, 8 mm, find the rate at which volume of the balloon is increasing. Let's see. तो हमें निकालना क्या है, rate of change of volume. दिया हुआ है rate of change of surface area ds by dt. We are given as 5 millimeter square per second. मैं वेरीफाई भी कर लेता हूं क्योंकि ब्लर है, बिल्कुल ठीक है, 5 mm स्क्वायर पर सेकेंड है. लेट्स सी. और टारगेट है हमारा dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है. किस इंस्टेंट पे, जब रेडियस 8 mm है. लेट्स सी. सरफेस एरिया स्फेरिकल बैलून है,
4 pi r square where r is the radius. Differentiate करेंगे with respect to t, we will get 4 pi into r square का derivative 2r dr by dt. ds by dt के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 4 pi, इनफैक्ट 2r है साथ में, तो 8 pi r into dr by dt. लेट्स से आगे चलते हैं, क्योंकि dv by dt निकालना है तो वॉल्यूम होगा 4 by 3 pi r cube. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dv by dt टर्न्स आउट टू बी 4 by 3 pi into r cube का डेरिवेटिव 3r square dr by dt. ये हमें फाइंड करना है. dr by dt की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? फ्रॉम दिस कंडीशन. तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5 by 8 pi r. तो dr by dt की वैल्यू 5 by 8 pi r, और जैसे ही r को रखेंगे 8, we will get the final answer as 20 millimeter cube per second. Now passing on to the next, which is question number 23, जिसमें चॉइस भी आपको गिवन है. सीधा कहता फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएट करना है sin x by root of cos x with respect to x. तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना है. लेट y इक्वल्स टू दिस sin x by root of cos x. क्वेश्चन रूल लगाएंगे यहाँ पे dy by dx, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज dy by dx of sin x which is cos x. ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको बताता जा रहा हूँ, बट आपने होप सो के आपने वहां पे प्रॉपर स्टेप्स लिखे होंगे. माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज sin x into d by dx of root of cos x, that is 1/2 root cos, and using chain rule is cos x का डेरिवेटिव which turns out to be minus sin x. जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, you will get the final answer as cos square x plus 1 by 2 cos x into root of cos x. Now passing on to its choice, which is part B, कहता है y दिया हुआ है आपको, you have to prove that left hand side equals to right hand side. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया y equals to this d square y by dx square चाहिए, means you have to differentiate this given condition twice. So let's see dy by dx. जैसे डिफरेंशिएट करा you will get 5 cos x का डेरिवेटिव minus 5 sin x, and 3 sin x का डेरिवेटिव turns out to be 3 cos x. Again you have to differentiate it with respect to it, so d square y by dx square turns out to be minus 5 cos x, और इसका डेरिवेटिव आ गया प्लस 3 sin x. तो d square y by dx square की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू 5 cos x minus 3 sin x सब्स्टिट्यूट करो, सारी टर्म्स कट जाएंगी एंड यू विल गेट द आंसर एज 0. Now the question number 24, again इसमें भी चॉइस आपको गिवन थी. लेट्स सी, कहता फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which is perpendicular to both these vectors. तो ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर बताना है जो इन कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई. तो लेट्स सी, कोई भी एक वेक्टर, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन वेक्टर्स, वो आप कैसे निकालोगे? दैट इज लैम्डा टाइम्स फर्स्ट क्रॉस विद सेकंड, एंड जैसे ही आप ये क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करोगे, लेट्स सी आंसर क्या आता है आपके पास. तो दिस टर्न्स आउट टू बी लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 17 के कैप. हाँ जी, अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो. उस मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही हम लोग इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट्स से दिस वेक्टर इज अ पी वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ हमें रिक्वायर्ड वेक्टर जो चाहिए, तो दैट इज 5 टाइम्स द वेक्टर p. तो इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए 5. तो मैग्नीट्यूड जैसे आप निकालोगे, दैट टर्न्स आउट टू बी लैम्डा इनटू रूट ऑफ आई का स्क्वायर, सॉरी आई कैप में कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 10 square plus 17 square, that is equals to 5. And from here we will get the value of lambda as 5 by root of 390. तो जैसे लैम्डा की वैल्यू प्लेस करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जो इन गिवन कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई. नाउ चॉइस पार्ट, लेट ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं.
जो इन कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। साथ में दिया हुआ है वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमें प्रूव करना है b इक्वल्स टू सी। तो हमें b और c में रिलेशन चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट सी, मैं साइड चेंज कर देता हूं, माइनस a डॉट सी। दो वेक्टर्स का डिफरेंस एक जीरो वेक्टर, टेकिंग a कॉमन डॉट विद b माइनस सी। अगर आप ध्यान दो आपके पास कंडीशन जनरेट हो गई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू 0, तो इट मींस दिस इंप्लाइज either a vector is 0 or second vector is 0. second vector 0 हो तो b will be equals to c vector, और dot product 0 कब होता है और किस केस में होगा, when both are perpendicular, a is perpendicular to b minus c, and in fact एक कंडीशन और भी है, this is equal to this, साइड चेंज करेंगे तो taking a as pre common we will get a cross b minus c will be equals to a zero vector. Cross product 0, it means either a vector is 0 or second vector 0 means b vector equals to c vector, or cross product 0 कब होगा, when two vectors are parallel. अब ध्यान से दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है a 0 हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो वैसे रिजेक्ट हो गई। और इनफैक्ट क्या ये दो वेक्टर्स साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर और पैरेलल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा केस आपके पास, जिसमें b और c दोनों क्या हो, बराबर। नाउ लेट्स पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कहता अ मैन नीड्स टू हैंग, वैसे मैं स्टेटमेंट क्यों रीड कर रहा हूं, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर भी है, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है। कहता a एंड b दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1, -2 एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2, -3। कहता हमें ऐसे दो पॉइंट्स चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करें, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो लेट द पॉइंट्स बी C एंड D। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब AC लेंथ, CD लेंथ एंड TB लेंथ, ऑल दीज आर इक्वल। तो अगर मैं इसको x मान लूं, ये भी x तो ये भी x, अगर आप ध्यान दो अगर ये x है तो ये टोटल हो गया 2x, तो इट मींस C पॉइंट इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो 1:2। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, और जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास 14/3, 4/3, -7/3, एंड इनफैक्ट C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये लेंथ भी x है, ये लेंथ भी x है, तो इट मींस नाउ D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, तो 1:1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, D के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। आंसर टर्न्स आउट टू बी 16/3, 5/3, -8/3। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 26. Let's see. कहता find the value of a for which f of x equal to this is decreasing in reals. आंसर मैं आपको बता देता हूं, a की वैल्यू आती है a greater than equals to, let's see, बट आएगी कैसे, क्योंकि हमें चाहिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग इन रियल्स। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है f डैश x must be less than equals to 0 for all x belongs to, क्योंकि रियल्स पे बात करनी है तो रियल्स। डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव आप निकाल लो, f डैश x टर्न्स आउट टू बी √3 cos x, और cos का माइनस साइन तो ये बन जाएगा प्लस साइन x, माइनस इसका डेरिवेटिव दैट टर्न्स आउट टू बी 2a, और कांस्टेंट का 0। तो we want √3 cos x plus sin x minus 2a must be less than equal to 0 for all x belongs to reals। अगर आप ध्यान दो साइन एंड कॉस दोनों है, तो मैं काम करता हूं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग दिस कंडीशन बाय 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से डिवाइड करा, तो जैसे ही आप इसको लिखोगे √3/2 1/2, मतलब डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे आप इसको साइन में कन्वर्ट करो चाहे कॉस में, साइन में अगर कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स साइन ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास √3/2 विच इज sin 60, तो π/3 प्लस x माइनस 2a लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान दो, वी वांट दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल्स। अगर आप ध्यान दो sin x की वैल्यूज कवर करता है -1 से 1, तो साइन ऑफ सम एंगल विल वेरी फ्रॉम -1 to 1। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव
क्वांटिटी है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। -2a जैसे ही ऐड करूंगा तो -2 -2a लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस -2a लेस देन इक्वल्स टू 2 -2a, and this is nothing but the derivative f dash x, and we want ये सारी वैल्यूज जो है 0 या 0 से छोटी रहें फॉर ऑल रियल x, और ऐसा तभी होगा जब इसकी एक्सट्रीम वैल्यू ही कैसी हो, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को हैंडल करोगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ऑफ कोर्स इसमें भी चॉइस है, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। नीचे फैक्टर्स अगर आप ध्यान दो x स्क्वायर है और ऊपर 2x है, सच अ नाइस कंडीशन। क्यों? जैसे ही मैं पुट करूंगा x स्क्वायर को t, तो डिफरेंशिएट कर दो 2x dx विल बी इक्वल्स टू dt, तो 2x dx की वैल्यू मेरे को मिल गई, दैट टर्न्स आउट टू बी dt। तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर की जगह पे t प्लस 3 इंटू t माइनस 5। सीधा सीधा बहुत ही सिंपल रैशनल फंक्शन बन गया, लीनियर फैक्टर्स बन गए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाओगे, यू विल गेट द आंसर, एंड आंसर इसका आएगा आपके पास इंटेग्रल I will be equals to -1/8 into log of mod x square plus 3 plus 1/8 into log of mod x square minus 5 plus c। Now passing on to its B part, choice given थी already, तो कहता है इवेल्युएट दिस। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इनफैक्ट दोनों मॉड्स में, दोनों मॉड फंक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, और यू कैन से वी हैव टू रीडिफाइन दिस मॉड। तो ध्यान रहे ये है मॉड ऑफ x-2, क्रिटिकल पॉइंट आ गया जी 2, और यहां से क्रिटिकल पॉइंट है 4, और इंटरवल है 1 से 4। तो लेट दिस इंटीग्रल बी से क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 1 से लेके 2 तक, एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। अगर आप ध्यान दो 1 से 2 में मैं कोई भी एक नाइस पॉइंट उठा लेता हूं 1.5, जैसे यहां पुट करा तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन, एंड 1.5 यहां रखूंगा तो ये भी नेगेटिव, मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन dx। 2 से 4 के बीच में नाइस पॉइंट पिक करा 3, यहां पुट करा तो मॉड के अंदर साइन पॉजिटिव, तो मॉड ओपन विद पॉजिटिव साइन, और जैसे ही x में यहां मैंने पुट करा 3, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया, मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। एक काम करते हैं, यहां नेगेटिव, तो ये आ गया जी आपके पास x-4, नेगेटिव साइन से ओपन हुआ, तो बी केयरफुल। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आंसर टर्न्स आउट टू बी 7। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट, which is question number 28। हाँ जी, तो find the particular solution of the differential equation which is given that y is pi/4 when x is equals to 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें? लेट्स सी, अगर आप ध्यान दो तो आपके पास sin स्क्वायर ऑफ y by x है। एक कुछ आइडिया माइंड में जो स्ट्राइक करता है, हो सकता है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो इसलिए मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा आई विल फाइंड dy by dx। तो इसकी इस पूरी क्वांटिटी की आप साइड बदल दो, तो x into dy will be equals to negative of x sin square of y by x minus y साथ में dx। तो हमें चाहिए dy by dx, x की साइड बदल देंगे, जैसे डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे सिंप्लीफाई करते ही यू विल गेट dy by dx एज x और x कटा, तो माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y by x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस y by x। देखा, बोला था ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, बन गई इन टर्म्स ऑफ y by x। अब अगला स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, वी विल सब्स्टिट्यूट y by x इज इक्वल्स टू t, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट dy by dx इक्वल्स टू t प्लस x इंटू dt by dx। dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस स्टेप पे, t प्लस x dt by dx will be equals to
माइनस साइन स्क्वायर टी एंड साथ में प्लस टी। टी से ये टी कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -1 बाय साइन स्क्वायर टी dt। वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx उधर गया और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बाय x। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए। आगे जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज cot ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस c। अब t की जगह हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t को हमने पुट करा था y बाय x, तो t की जगह आ गया जी y बाय x। बट ध्यान से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यू नीड द वैल्यू ऑफ c। c कैसे निकलेगा? यूजिंग दिस गिवन कंडीशन, y को पाई बाय 4 रखेंगे, x को 1, cot पाई बाय 4 इज 1 और x को 0 डाला तो log 1 0, सॉरी x को 1 रखते ही log 1 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई 1, तो फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी cot ऑफ y बाय x equals to log of mod x plus 1. This will be the final answer. Now the next question. हाँ जी, in the linear programming problem LPP, you have to find the point or points given maximum value for z. Means we have to maximize the objective function under these constraints. Clear? तो अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। Let's see. सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसीडर करते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। नाइस पॉइंट्स, जैसे ही मैं y को 0 डालूंगा तो x आया 120, से दिस इज 120, तो 120, 0। हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं x को 0 डालूंगा तो y आ जाएगा 60, दिस इज 60, तो 0, 60। तो लाइन विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स इक्वालिटी है तो लाइन बनेगी जी डार्क। दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, पर हमें चाहिए इनइक्वालिटी। नाइस पॉइंट 0, 0, जैसे यहां पुट करेंगे 0, 0 लेस देन इक्वल टू 120 विच इज तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्रिएट करी, तो x 2 तो y 60, सेम पॉइंट। y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 60, 0। ऑफ कोर्स इक्वालिटी है, लाइन विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स, तो दिस विल बी x प्लस y इक्वल्स टू 60। ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी है, नाइस पॉइंट 0, 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 विच इज नॉट ट्रू, तो नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन विल बी द शेडेड रीजन। एंड ऑफ कोर्स थर्ड इनइक्वालिटी, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल्स टू 2y। एक तो नाइस पॉइंट नजर आता है हमारे को 0, 0, तो ओरिजिन से लाइन पास करेगी, और दूसरा जैसे ही मैं y को 60 डालूंगा तो x टर्न्स आउट टू बी 120, तो दिस विल बी द पॉइंट 60, y को 60 रखा तो x 120, बिल्कुल ठीक है। तो लाइन विल पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड दिस इज लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी चेक करनी है, रीजन हमने फाइंड करना है, तो 60, 0 इस लाइन पे लाइन नहीं करता, तो x को 60 डाला, y को 0, 60 ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के इधर की तरफ हमारे को रहना है। एंड ऑफ कोर्स x एंड y दे बोथ आर पॉजिटिव, तो इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है आपको, तो फाइनल जो शेडेड रीजन आएगा दैट टर्न्स आउट टू बी दिस। और क्योंकि फिजिकल रीजन बाउंडेड है तो इट मींस मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपसे पूछा है वो एग्जिस्ट करेगी कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास 60, 0, 120, 0, एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट। नाउ दीज आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। किसके होंगे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x प्लस y इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास इवैल्यूएट करते ही आ जाएगा 40, 20। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का एंड ऑफ कोर्स इस लाइन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 60, 30। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। लेट अस नेम दीज एज से A, B, C एंड D। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट्स है हमारे पास 40, 20। इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आती है आपके पास 400
और नेक्स्ट है 60,0, इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 300 और नेक्स्ट 120,0 पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 600 और नेक्स्ट 60,30 पे that turns out to be 600। तो अगर आप ध्यान दो यहां पे हुआ क्या, मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 600 और वो 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करी, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट every point on the line segment joining 120,0 as well as 60,30। Now question number 30, that is कहता if a plus b plus c equals to 0 such that magnitude of a is 3, magnitude of b 5 है, magnitude of c 7 है, कहता then find the angle between a and b। in fact इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे प्री बोर्ड्स में कवर्ड भी हैं। हाँ ऑफ कोर्स डायरेक्टली सेम नहीं होगा, कहीं पे डेटा चेंज किया होगा या फिर कहीं पे थोड़ा सा चेंज आया होगा। लेट्स सी, इसी क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर गिवन इफ a plus b plus c is 0 वेक्टर, तीनों के मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है और क्योंकि मेरे को एंगल चाहिए a एंड b के बीच में, तो मैं एक काम करता हूं a एंड b को एक साइड पे रख लेता हूं, c वेक्टर की साइड चेंज कर देते हैं। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर हैं। मैग्नीट्यूड से मैं कैसे प्रोसीड करूं, मेरे को तो ए और बी में एंगल चाहिए था, तो मैं क्या करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके प्रोसीड कर लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मींस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सेम वेक्टर एंड सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर बन जाएगा विच टर्न्स आउट टू बी 49। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते ही वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b 49। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 9 25 और ये बन गया 34। साइड चेंज करते ही आपके पास आ गया 2 टाइम्स a डॉट b 15। 2 की भी साइड चेंज कर देते हैं, a डॉट b वी ऑलरेडी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ में आ जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ऑलरेडी दिए हुए हैं 3 एंड 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 15 कट जाएगा, तो ये आ गया जी cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा 1/2 आ गया, सॉरी 1 बोल दिया था, cos थीटा 1/2 आया। इट मींस थीटा टर्न्स आउट टू बी 60 डिग्री, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉइस में था से कहता है if a and b are unit vectors inclined with each other at an angle theta, you have to prove this। तो मैग्नीट्यूड इनका रहेगा 1 बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स और क्योंकि मेरे को ये चीज प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूं, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब अगर आप ध्यान दो इसको मैं इसके बराबर कैसे प्रूव करूं, मेरे को तो एंगल थीटा को इन्वॉल्व करना था, तो मैं काम करता हूं आई विल कंसीडर स्क्वायर ऑफ दिस and in fact magnitude का square means vector का dot product with same vector। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे you will get 1/4 into magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2a dot b और in fact इनका magnitude 1 है, तो 1 plus 1 you will get 2, taking 2 common you will get 1/2 into 1 minus a dot b is again magnitude of a into magnitude of b into angle between the two। तो magnitude of a1 magnitude of b1, तो बचेगा हमारे पास cos थीटा और जैसे इस पे अप्लाई करेंगे हम हाफ द एंगल रिजल्ट, तो फाइनली हमारे पास आ गया 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 से इनफैक्ट ये भी 2 कटा और मेरे को स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं था, वो तो हमने खुद कंसीडर करा। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन कहता पार्ट ए है, अगेन इसमें भी चॉइस है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट बाइज अ कलरिंग बॉक्स वो गिवन है हमारे को, शी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स वो भी गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट शी बाइज coloring book given that she buys a box of colors is this, find the probability that the student buys both coloring book
and the box of colors. Let's say, तो मैं इवेंट ए डिफाइन कर लेता हूं, स्टूडेंट बाय कलरिंग बुक, इन शॉर्ट सीबी डिनोट कर देता हूं। बी इवेंट हम डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट बाइज कलरिंग बॉक्स, कलरिंग बॉक्स लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। हाँ जी, अब हमारे को गिवन क्या क्या है, लेट्स सी। प्रोबेबिलिटी शी बाइज अ कलरिंग बुक, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7, एंड शी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 0.2। आगे ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट शी बाइज कलरिंग बुक गिवन दैट शी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स मीन्स probability of A given that B has occurred is 0.3, और हमें निकालनी है probability that she buys both the objects, तो means we need to find probability of A intersection B, ये हमारे को निकालना है। अगर आप ध्यान दो तो यहां से we can use its definition, conditional probability of A intersection B by probability of B, तो this condition is given as 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे को पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टर्न्स आउट टू बी, मैं लिख देता हूं अगले स्टेप में, दैट इज 0.06। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0.06। इनफैक्ट वेरीफाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स गिवन दैट शी बाइज द कलरिंग बुक मींस प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स which is probability of event B given that she buys a coloring book given that A has already occurred, तो conditional probability apply करेंगे, probability of B intersection A divided by probability of A, दोनों की वैल्यू पता है, ये अभी हमने इवैल्यूएट करी 0.06 and probability of A is 0.7, जैसी वैल्यूज पुट करोगे you will get the final answer as 3/35। अरे आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बी पार्ट पे पहुंचते हैं। लेट्स सी, कहता है अ पर्सन हैज अ फ्रूट बॉक्स दैट कंटेन्स 6 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, ही पिक्स आउट अ फ्रूट 3 टाइम्स वन आफ्टर द अदर आफ्टर प्लेसिंग द प्रीवियस वन इन द बॉक्स। ध्यान से, एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से रीड करना होता है। एक एक करके उसने फ्रूट पिक करा, एक निकाला, दूसरा निकालने से पहले उसको वापस बैग में डाल दिया। ध्यान से कहता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही ड्रॉज। अब मेरे को नेक्स्ट आगे पेज पे वर्क करना है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर से रीड करता जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही ड्रॉज। तो फर्स्ट पार्ट में हम एक काम करते हैं, लेट रैंडम वेरिएबल बी एक्स दैट इज नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही ड्रॉज। तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 3 बार उसने फ्रूट्स निकालने, हो सकता है कोई भी ऑरेंज ना, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए x की वैल्यूज एंड देन वी नीड प्रोबेबिलिटीज ऑफ xi 0 1 2 3। हाँ जी, अब एक बार भी ऑरेंज नहीं आया, हमने 1 बाय 1 करके 3 बार फ्रूट को पिक करना है और रिप्लेस भी करना है। यू हैव टू बी केयरफुल। हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 6 एप्पल्स हैं एंड 4 ऑरेंजेस है, टोटल 10 फ्रूट्स है। तो पहली बार मैंने फ्रूट निकाला, ऑरेंज एक बार भी नहीं आना चाहिए, मतलब तीनों बार एल आएगा तो 6/10। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से फ्रूट निकाला, एप्पल आया 6/10। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से फ्रूट निकाला, एप्पल आया 6/10। तो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल्स टू 216/1000। हाँ जी, अब एक बार आपके पास ऑरेंज आना चाहिए। ध्यान से, अब अगर मैं फ्रूट्स डालता भी हूं तो हो सकता है मेरे पास एक बार ऑरेंज आ जाए, एप्पल आ जाए, थर्ड टाइम भी एप्पल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है एप्पल ऑरेंज एप्पल, या फिर हो सकता है एप्पल एप्पल ऑरेंज। 3 केसेस बनेंगे। लेट्स सी, पहले वाले केस की काउंटिंग कर देते हैं, ऑरेंज एप्पल एप्पल। तो पहली बार में ही ऑरेंज आ गया, सो लकी आई एम 4/10 इंटू नेक्स्ट टाइम एप्पल आया 6/10, नेक्स्ट टाइम फिर एप्पल आया 6/10, और अगले दोनों केसेस की काउंटिंग भी सेम ही रहेगी। तो मैं एक काम करता हूं, इंटू 3 कर देता हूं, सिंपलीफाई हम कर लेंगे। नेक्स्ट,
अगर दो ऑरेंजेस आ जाएं, वो कैसे कैसे आ सकते हैं? ऑरेंज ऑरेंज एप्पल, या फिर हो सकता है ऑरेंज एप्पल ऑरेंज, या फिर एप्पल ऑरेंज ऑरेंज। अगेन तीन केसेस बनेंगे। पहले केस की काउंटिंग कर लेते हैं। पहली बार में ऑरेंज आया 4/10, फिर ऑरेंज आया 4/10, तीसरी बार में एप्पल आ गया 6/10। एंड इनफैक्ट अगले दोनों केसेस की काउंटिंग भी सेम रहेगी, तो इंटू 3। नेक्स्ट तीनों बार ऑरेंज आ जाए 4/10 4/10 4/10। अब जैसे ही आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर्स आते हैं दे टर्न्स आउट टू बी 432/1000 एंड नेक्स्ट 288/1000 एंड 64/1000। ये बन गया जी आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी का सेकंड पार्ट भी था आपके पास। यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कॉलम xi into p of xi। तो xi into p of xi 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करा 432/1000 एंड 2 इंटू करा तो आ गया जी 576/1000 एंड 3 टाइम्स दिस करा तो ये आ गया जी आपके पास 192/1000। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ xi into p of xi। जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर एज 6/5। हाँ जी, सेक्शन डी। तो क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। स्केच अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, which is a parabola opening upward. This is the graph of y equals to x square. कहता है यूज इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9। से y इक्वल टू 9 ये लाइन आ गई जी आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 है ध्यान से y एक्सिस एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। अब ध्यान से, काफी बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं। यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 एंड दिस पैराबोला। इधर यू कैन फाइंड हाँ जी, तो इधर यू कैन फाइंड दिस एरिया और यू कैन फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं। बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9 एंड दिस पैराबोला। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं जिसकी विड्थ हम मान लेते हैं से dy और लेंथ मान लेते हैं x। तो इट मींस ये शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप व्हिच इज x dy फ्रॉम दिस विल वेरी फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल टू 9। तो फ्रॉम 0 टू 9 x की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस कर्व। तो x टर्न्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट y। पर ध्यान से क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y विल बी पॉजिटिव, सॉरी x विल बी पॉजिटिव। तो 0 टू 9 पॉजिटिव रूट ऑफ y dy, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली आंसर टर्न्स आउट टू बी 54/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है बट वी हैव टू रीड क्योंकि इसमें कंडीशंस काफी हैं। लेट्स सी, कहता अ फर्नीचर वर्कशॉप प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स एंड बेड्स ईच डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूस्ड इज दिस। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स को मान लेते हैं से ऑन अ पर्टिकुलर डे x है, नंबर ऑफ टेबल्स y मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ बेड्स हम मान लेते हैं z। क्लियर? तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूस्ड इज 45। मींस पहली कंडीशन आ गई x plus y plus z is 45. It was also found that production of beds means z exceeds that of chairs by 8, means z will be equals to chairs से 8 exceed करता है तो that is x plus 8। दूसरी कंडीशन आ गई, while the total production of beds and chairs together, beds and chairs means z plus x together is twice the production of tables is equals to 2 times production of tables which is y।
ये तीन इक्वेशंस आ गई। अगर मैं इनको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं तो आई विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 45 एंड z माइनस x प्लस जेड इक्वल्स टू 8 और थर्ड कंडीशन आ गई x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन है साथ में कहता है डिटरमिन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तीन इक्वेशंस आ गई तीन अननोन्स में, तो मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन बनती है ax इक्वल्स टू b वेयर मैट्रिक्स a इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स दैट इज 1 1 1। सेकंड कंडीशन से आ गया -1, ध्यान से x की वैल्यू, y है नहीं तो मतलब कोएफिशिएंट 0, z 1। थर्ड कंडीशन से आ गया 1 -2 1 where matrix X is a column matrix of variables X, Y, Z and B matrix is matrix of these constants 45 8 0। तो इस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will get the condition as, हाँ जी, तो मैट्रिक्स बना हमारे पास A 1 1 1 -1 0 1 and 1 -2 1 into X matrix which is X Y Z and matrix B is 45 8 and 0. In order to solve this equation that is AX equal to B, X matrix हमारे को फाइंड करना है तो वी नीड A इनवर्स। जैसे हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो A इनवर्स इनटू A इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू X X दैट इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो पूरा क्वेश्चन अब डिपेंडेंट है किस पे, A इनवर्स पे। इनवर्स हमारे पास कैसे आता है, A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही आप निकालोगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते ही आपके पास आंसर आता है 6। नाउ हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कोफैक्टर A11 कैसे आता है, -1 raised to power this 1 plus 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ विच एंट्रीज, इसका हमारे को कोफैक्टर निकालना है। तो इसको कंटेन करते हुए रो कॉलम छोड़ देंगे 0 1 -2 1। ऐसे ही आप बाकी सब कोफैक्टर्स भी निकाल लो, A12 A13 A21 A22 A23 सबको निकाल लो, कोफैक्टर्स यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर उनका ट्रांसपोज जैसे ही लोगे तो आपके पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 2 -3 1 2 0 -2 2 3 1। एडजॉइंट ए मिल गया तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी विल गेट, अब मैं इस कंडीशन में सीधा डाल रहा हूं वैल्यूज X Y Z कॉलम मैट्रिक्स। A inverse is adjoint A by determinant of A which is 1/6 times 2 -3 1 2 0 -2 2 3 1। in मैट्रिक्स B था 45 8 and 0। जैसे ही आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11, Y turns out to be 15 and Z turns out to be 19। This will be the final answer। Of course आपने बेटर वे में कंक्लूड करा होगा, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ बेड्स with this and this। Now the next question is 34th। कहता for a positive constant a constant you have to differentiate this with respect to this। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं से u एंड इस पूरी क्वांटिटी को हम मान लेते हैं से v। So it means we have to differentiate u with respect to v, means we have to find du by dv and of course they both are functions in terms of t। तो du by dv कैसे आएगा, du by dt अपॉन dv by dt। तो du by dt निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू t।
a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x means a power t plus 1 by t, and using chain rule इस पावर का डेरिवेटिव that turns out to be 1 minus 1 by t square. एंड सिमिलरली dv by dt निकाल लेते हैं. dv by dt अगर आप ध्यान दो तो ये है वेरिएबल रेज टू पावर a, एक कांस्टेंट दिया हुआ है ध्यान से, तो दैट टर्न्स आउट टू बी a into t plus 1 by t raised to power a minus 1, and using chain rule इस अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव दैट इज बेसिकली 1 minus 1 by t square. जैसे ही आप दोनों की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज du by dv turns out to be a raised to power t plus 1 by t into, इनफैक्ट मैंने गड़बड़ करी, a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x into log a भी आता है और यूजिंग चेन रूल फिर इसका डेरिवेटिव. So finally answer turns out to be a raised to power this into log a and divided by a into बिल्कुल a into t plus 1 by t raised to power a minus 1. This will be your final answer. Now passing on to its choice part, find dy by dx if this is equals to a raised to power b where a and b are constants. अगर आप ध्यान दो y भी वेरिएबल x भी वेरिएबल, तो वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव आप सीधा सीधा नहीं निकाल पाओगे. तो एक काम करता हूं, मैं इसको u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं w. तो बेसिकली सिचुएशन है u plus v plus w equals to a power b. Of course this is a constant quantity, तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x because we need dy by dx. तो du by dx plus dv by dx plus dw by dx, एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया जी 0. इस कंडीशन का हमने यूज करना है बिकॉज इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो u हमारे को दिया हुआ है y raised to power x, तो वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल डेरिवेटिव से निकालेंगे टेकिंग log on both sides. तो log u will be equals to log of y पावर x पावर आ जाएगी आगे. जैसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो log u का by u into du by dx. फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx प्लस log y इट इज x का डेरिवेटिव 1. तो जैसे 1 by u की साइड बदलोगे 1 by u क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो u आ गया, दैट इज y raised to power x. तो du by dx की वैल्यू आ गई. सिमिलरली वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ v which is x power y, again taking log on both sides, तो log v that is log of x power y, y आ गया एज अ कोएफिशिएंट आगे. तो डिफरेंशिएट करा 1 by v dv by dx, तो यहां भी डिफरेंशिएट करा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का 1 by x प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव आया जी dy by dx. 1 by v क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इंटू v की वैल्यू x पावर y. बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w बाय टेकिंग log on both sides. बट जैसे ही आप इन सबकी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आपको वहां नहीं छोड़ना था क्योंकि आपसे पूछा था यू हैव टू फाइंड dy by dx. जैसे ही आप ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे आपको dy by dx वाली टर्म्स क्लब करनी थी एंड फाइनली जब आप dy by dx निकालोगे यहां से आंसर टर्न्स आउट टू बी, और लंबा सा गंदा सा आंसर बनता है माइनस y raised to power x into log y माइनस y into x power y minus 1 और माइनस x power x into 1 plus log x whole divided by x into y raised to power x minus 1 plus x power y into log x. ये आता है आपका फाइनल आंसर. हाँ जी, आगे प्रोसीड करते हैं इसी बात. नाउ पासिंग ऑन टू 55th क्वेश्चन. अगर आप ध्यान दो कहता है इसमें फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन दिस गिवन लाइन. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. लाइन की इक्वेशन हमारे को ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं इसको. x plus 2 by 5 y plus 1 by 2. ध्यान से ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट z minus 4 by 3. Foot of perpendicular, say this point is given as a 1, 1, 4,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो ये आ गया जी आपके पास से पॉइंट बी विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप ध्यान दो बी पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, वी कैन राइट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन हुज इक्वेशन गिवन टू अस, लेट ईच बी इक्वल टू लैम्डा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट टर्न्स आउट टू बी 5 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 and 3 lambda plus 4. B के coordinates आ गए in terms of lambda. Now the question is completely dependent upon the value of lambda. Lambda की value कैसे मिलेगी? Because AB is perpendicular to this given line. Perpendicularity की condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. Where A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the direction ratios. इस लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 5:2:3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी वो हम निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स पता है, x2 माइनस x1 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 लैम्डा माइनस 3 रेशियो दिस माइनस दिस करा 2 लैम्डा माइनस 2 एंड दिस माइनस दिस करा तो वो आ गया हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो जैसे ही हम कंडीशन लगाएंगे a1 into a2 plus b1 into b2 and plus c1 into c2 equals to 0. Simplify करते ही we will get the value of lambda and lambda turns out to be 1/2. जैसे मैं lambda की वैल्यू 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2, 0 and 11/2. So answer of this question is this. Now choice was given. Let's see. The question is to find the point on the line this at a distance of 2√2 units from the given point. Let's see. Again line की इक्वेशन हमारे को given है and ऊपर से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, लिख लेते हैं x minus 1/3 y minus of minus 1/2 equals to z minus 4/3. Say this is a point given to us A -1 -1 2 और कहता हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस लाइन पे जिसका डिस्टेंस A से कितना हो, से ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है 2√2 यूनिट्स। अगेन B पॉइंट है लाइन के ऊपर, वी कैन राइट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। B के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, लेट ईच बी इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमा ये आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा, इधर था प्लस 1 शिफ्ट करा -1 3 लैम्डा प्लस 4। बस बहुत सिंपल सी कंडीशन, अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, जैसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे लैम्डा की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, दे टर्न्स आउट टू बी लैम्डा टर्न्स आउट टू बी 0 एंड लैम्डा टर्न्स आउट टू बी -12/11 एंड जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यूज यहां पुट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल पॉइंट्स बी एज ईदर 1, -1, 4 व्हेन लैम्डा इज 0 एंड दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास जब लैम्डा को -12/11 पुट करोगे यू विल गेट अनदर पॉइंट विच इज -25/11, -35/11, 8/11. This is the answer to question number 35, चॉइस जो थी आपके पास। हाँ जी, फाइनली द लास्ट सेक्शन केस स्टडीज पे हम पहुंच चुके हैं। तो 36 केस स्टडी हमारे को रीड भी करनी पड़ेगी। कहता अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स व्हिच हैज अ स्क्वायर बेस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम उसका ध्यान से फिक्स्ड है। Since he is short of the paint required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. We have to minimize the surface area. On the basis of the above information, answer the following questions. Let's see. तो पहला पार्ट है टेकिंग लेंथ ब्रेड्थ x, हाइट y माननी है, एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम v। ओके, वॉल्यूम v दिया हुआ है विच इज कांस्टेंट। तो लेट्स सी, क्यूबॉइड बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, तो हाँ जी,
हाँ जी, स्क्वायर बेस है तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों माननी है x, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हाइट को मानना है आपको y। तो कहता है एक्सप्रेस सरफेस एरिया s, सरफेस एरिया s विल बी बेस एरिया, क्योंकि सब तरफ से क्लोज्ड है तो बेस एरिया आ गया एक्स स्क्वायर, बेस में भी है और टॉप पे भी है तो इसका ट्वाइस, एंड ऑफ कोर्स लेटरल सरफेस एरिया, चार दीवारों का एरिया रहेगा एक्स वाई, तो 4 टाइम्स, टेकिंग 2 कॉमन यू विल गेट दिस। तो ये फंक्शन सरफेस एरिया एक फंक्शन बन गया हमारे पास, बना इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, बट क्वेश्चन में था इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए और उसका वॉल्यूम v हमारे को दिया हुआ है और क्वेश्चन में था वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये कांस्टेंट v दिया हुआ है हमारे को। तो यूजिंग दिस रिलेशन y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, दैट इज v बाई एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया s आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y की वैल्यू v बाई एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक x कटा तो सरफेस एरिया s आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाई एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास ये। नाउ लेट्स सी इट्स सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड ds by dx। तो सरफेस एरिया हमारे पास जो आया था दैट वाज हाँ जी, सरफेस एरिया s दैट इज 2 इंटू 2x और साथ में सॉरी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाई एक्स। वी नीड ds by dx, तो डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू एक्स का 2x और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, दैट टर्न्स आउट टू बी माइनस 2v बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया जी आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। फाइनली कहता फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द सरफेस एरिया s इज मिनिमम। जिस इंस्टेंट पे सरफेस एरिया मिनिमम है उस इंस्टेंट पे x और y में हमारे को चाहिए रिलेशन। तो सरफेस एरिया s जो हमारे पास था दैट वाज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाई एक्स, ds बाई dx हमने निकाल लिया था, दैट टर्न्स आउट टू बी 4 इंटू एक्स माइनस v बाई एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मिनिमम वैल्यू के लिए वी नीड क्रिटिकल पॉइंट, तो पुट ds बाई dx इक्वल्स टू 0, तो मीन्स दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 जाएगा, तो x माइनस v बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। साइड बदलेंगे तो x क्यूब टर्न्स आउट टू बी v, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया v रेज़ टू पावर 1 बाई 3। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, एंड ऑफ कोर्स आप फर्दर जरूर टेस्ट करा होगा आपने यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट वेदर दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ऑफ कोर्स ये आ जाता है पॉइंट ऑफ, क्योंकि मिनिमाइज करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे ही आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बार बार बोल रहा हूं, डबल डेरिवेटिव से आपने चेक करा होगा, मैं यहां चेक नहीं करूंगा। आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसी पॉइंट पे आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा मिनिमम, बट जहां पे मिनिमम होगा सरफेस एरिया वहां पे हमें रिलेशन चाहिए था एक्स और वाई में। अगर आप ध्यान देते आपके पास जो कंडीशन थी वॉल्यूम को कंसीडर करते हुए, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई वी। तो यहां से मैं इस कंडीशन से v की वैल्यू निकाल लेता हूं, v टर्न्स आउट टू बी एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, v की वैल्यू एक्स क्यूब डालेंगे तो y टर्न्स आउट टू बी इक्वल्स टू x। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी में चॉइस भी गिवन थी। अब ध्यान से यहां पे आपके पास है इफ सरफेस एरिया s इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम v इज इक्वल टू दिस, x being the edge of the base, show that volume v is maximum for x equal to this। अब यहां पे आपको पुराना क्वेश्चन डील नहीं करना, कोई रिलेशन पुराना नहीं चलेगा। यहां पे उसने ऑलरेडी वॉल्यूम दे दिया हुआ है आपको और कहता ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x ये होगा। लेट्स सी, मैक्सिमाइज के लिए वी नीड डेरिवेटिव, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा, dv by dx इक्वल्स टू 1 by 4 एज इट इज। सरफेस एरिया कांस्टेंट है, बी केयरफुल, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी s माइनस इसका डेरिवेटिव निकाला, दैट टर्न्स आउट टू 6x स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी विल सब्स्टिट्यूट dv by dx इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही इसको 0 रहेंगे तो s विल बी इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे तो x टर्न्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट ऑफ s बाई 6।
एंड ऑफ कोर्स क्योंकि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एज ऑफ द बेस, कांट बी नेगेटिव, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। ऑफ कोर्स आप फिर से डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे जाओगे, बट मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर से आप टेस्ट कर सकते हो वेदर दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, और वहां से प्रूव हो जाता है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो यहीं पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हो गया प्रूव। वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू रूट ऑफ s बाय 6। Now case study 2 is that let A be the set of 30 students of class +2 in a school। ध्यान से फंक्शन है from set A to N। A में 30 students हैं। A is a set of 30 students। N is a set of natural numbers such that the function f of x equal to roll number of student x। On the basis of the given information answer the following। Is f a bijective function? अगर आप ध्यान दो फंक्शन तो चल रहा है from set A to set of naturals। इधर है स्टूडेंट्स S1, S2, S3 एंड सो ऑन S30, 30 स्टूडेंट्स हैं। ये है सेट ऑफ नेचुरल्स। अगर आप ध्यान दो इसमें तो इनफाइनेटली मेनी नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान दो तो मेरे को एक बात बताओ, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्या किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इट मींस डेफिनेटली ये 1-1 फंक्शन तो रहेगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। सपोज S1 का रोल नंबर है 1, S2 का है 2, S3 का है 3, S30 का आ गया जी रोल नंबर 30। बट इसमें तो इनफाइनेटली मेनी है, 31 भी है, 32 भी है, 33 भी है। क्या उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इट मींस दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सेकंड पे आते हैं, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर टू पार्ट 1। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं देयर इज अ नेचुरल नंबर 31 इन कोडोमेन जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज द रीजन। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में अगेन चॉइस है हमारे पास। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय द टीचर टू प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन पेयर्स। रिलेशन कैसे डिफाइन है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y। x and y are roll numbers of the students such that ये रिलेशन जरूर सेटिस्फाई हो। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर। लिस्टिंग करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिस्टिंग कर देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स x एंड y रोल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। x को 1 डालूंगा, x1 तो y आ गया 3, x को 2 रखा तो y आ जाएगा आपके पास 6, x को 3 रखेंगे तो y 9, 4 रखेंगे x तो y 12, 5 पुट करेंगे तो 15, 6 पुट करेंगे तो 18, 7 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y टर्न्स आउट टू बी 21, 8 पुट करा तो 24, 9 पुट करा तो 27, एंड जैसे ही 10 रखा तो 30। ध्यान से वो भी आएगा। x को 11 रखा तो y आ गया जी 33। 33 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। These are the elements in relation R। अब इसी में ही कहता फर्दर, इज द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव आपको पता है एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए रिलेशन में, 1,1, 2,2, 3,3 टाइप के। क्या 1,1 आया? नहीं आया। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं, सिमेट्रिक है, लेट्स सी। 1,3 है, क्या 3,1 मिला इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, but 3,1 does not belongs to R, not a reflexive relation। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है? 1, 3। क्या 3 से? हाँ ये मिल गया देखो, 1, 3 पे हुआ, 3 से स्टार्ट होने वाला 1, 3 एंड 3,9 belongs to relation R। रियल नंबर्स नहीं है, ये है हमारे पास belongs to relation R। 1, 3 है, 3, 9 है, तो क्या 1,9 हमारे पास रिलेशन में है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट मींस ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। जस्टिफाई करना है, हमने काउंटर एग्जांपल ऑलरेडी दे दिए हैं, जस्टिफाई भी कर दिया। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट। चल जा अगली स्लाइड पे। हाँ जी, तो बी पार्ट में लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय रिलेशन आर इज सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स
x, y, x एंड y आर रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप अगेन रोल नंबर्स है, नेचुरल नंबर रहेंगे, तो लिस्ट करने एलिमेंट का पास लिस्टिंग कर देते हैं। x को 1 रखा, y 1 आ गया, x को 2 डाला तो y आ जाएगा 8, 3 डालेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब दैट इज 27। 4 रखूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 64 आ जाएगा, वो तो रिलेट ही नहीं होता। तो ये आ गया जी आपके पास रिलेशन। अब कहता है इज आर अ फंक्शन, ध्यान से, हाँ जी, तो x रिलेट हो रहा है y से, 1 2 3 4 5 रोल नंबर है ध्यान से, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 तक तो चलेगा। यहां भी आपके पास रोल नंबर है तो 30 तक तो चलेगा ये भी। अब देखो 1 1 से रिलेट हुआ, 2 8 से रिलेट हो गया, 3 रिलेट हुआ 27 से, आगे के एलिमेंट्स तो रिलेट ही नहीं हुए, वो तो रिलेशन में आए ही नहीं, तो इट मींस 4 हैज नो इमेज। इतनी सी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जस्टिफाई भी हो गया, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। नाउ फाइनली पासिंग ऑन टू द लास्ट केस स्टडी, लेट्स सी, रीड करें। अ गार्डनर वांटेड टू प्लांट वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, हेंस ही बॉट 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage and 8 seeds of radish. The shopkeeper assured him of germination probability of brinjal, cabbage, radish to be this respectively. But before he could plant the seeds, they got mixed up in the bag and he had to sow them randomly. Now let's see. And in fact अगर आपको याद हो ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। हाँ जी, based on the above information answer the following questions, calculate the probability of a randomly chosen seed to germinate. randomly chosen seed, तो seed तो select हुआ होगा। अब seed जब select हुआ होगा तो हम partition define कर देते हैं, E1 selected seed is of कौन सा होगा, मैं क्वेश्चन पेपर से भी देख लेता हूं। हाँ जी, पहले बात करी थी ब्रिंजल प्लांट की, तो selected seed will be of brinjal plant। E2 selected seed will be of cabbage plant, and E3 selected seed will be of radish plant। हाँ जी, अब हम probabilities भी लिख लेते हैं, probability of E1, probability of E2 and probability of E3। हाँ जी, तो ब्रिंजल के सीड्स हमारे को दिए हुए 10 और टोटल है 10 प्लस 12 22 प्लस 8 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 10/30। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैबेज प्लांट के सीड्स हैं 12, तो 12/30। E3 है रेडिश प्लांट के, तो 8/30। हाँ जी, अब जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटीज भी हमारे को ऑलरेडी दी हुई है। तो पहला पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चोजन सीड टू जर्मिनेट। रैंडमली सिलेक्टेड सीड मतलब selected seed will germinate. So we need to find probability of A. So using law of total probability, we will write this as probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 and plus probability of E3 into probability of A given E3. Already हमारे पास 3 probabilities listed है, but we need to find probability of A given E1. Let's see probability of A given E1, इसका मतलब है probability of A randomly selected seed will germinate given that E1 has already occurred, मतलब वो selected seed जो था वो ब्रिंजल प्लांट का था, तो ब्रिंजल प्लांट का सीड जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, तो 25/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2 वो भी हमारे को दिया हुआ दैट है 35/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E3 दैट इज 40/100। जैसे ही आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 33/100। नाउ पासिंग ऑन टू इट्स लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कैबेज सीड गिवन दैट द चोजन सीड जर्मिनेट्स। ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में, मैं आपको फिर वापस ले जाता हूं, पार्टीशन बनी हुई है, क्लियर। अब हमारे को E1 मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, E1 E2 E3 पार्टीशन है हमारे पास। कहता है गिवन दैट चोजन सीड जर्मिनेट्स,
selected seed germinates. और हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है that it is a cabbage seed, means we have to find probability of cabbage वाला पार्ट कौन सा था, फिर वापस प्रीवियस पे चलते हैं एक बार. E2 means we have to find probability of E2 given that A has already occurred. So using Bayes theorem we will find this probability as probability of E2 into probability of A given E2 upon probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus probability of E3 into probability of A given E3. सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं प्रीवियस पार्ट में. जैसे ही हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर एज 14/33. सो विद दिस द डिस्कशन ऑफ योर बोर्ड पेपर, ध्यान से 65/5 set 1 is over. I hope you enjoyed the video. Do share this video with your friends and give support by giving us like and comments.